सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राइडर अड्डा पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप इंडिया से नेपाल जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, चाहे आप बाइक से जाएं या फिर आप बाई कार जाएं, तो क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और वहाँ बॉर्डर को कैसे क्रॉस करना पड़ेगा, उसकी क्या फॉर्मेलिटी होती है, और अगर आप नेपाल पहुँच गए तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा और क्या क्या परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडिया से नेपाल में एंट्री कर रहे हैं तो जो सबसे कॉमन बॉर्डर है जहां के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं वो है सोनौली बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर से तब आपको जाना चाहिए जब आप लखनऊ के साइड से आ रहे हैं, लखनऊ दिल्ली इधर से आप आ रहे हैं, तो आप गोरखपुर से होकर सोनौली बॉर्डर आप पहुंच जाइए और वहां से आप नेपाल में एंट्री कर जाइए। दूसरा है रक्सौल बॉर्डर। रक्सौल बॉर्डर जो है वो बिहार से एंट्री होता है, तो बिहार के लोग जो है वो रक्सौल बॉर्डर से एंट्री कर सकते हैं। तीसरा जो है पानी टंकी है। पानी टंकी मतलब जो नॉर्थ के लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं, वो पानी टंकी से एंट्री कर सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन जो है वो बॉर्डर है जहां के थ्रू आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइक या कार जो आपकी इंडिया की रजिस्ट्रेशन है जिसका, वो केवल एक कैलेंडर ईयर में 30 डे अलाउड है वहां पे। यानी आप एक बार 10 दिन गए, किसी बार 5 दिन गए, ऐसे ऐसे करके पूरे एक कैलेंडर ईयर में, एक साल में आप केवल 30 दिन तक ही इंडियन बाइक या इंडियन कार के साथ रह सकते हैं। उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आप जाते हैं और जो पूरा का पूरा आपका वो ट्रिप है वहाँ पे स्टे करने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात जो है, आपको जैसे सबको पता है कि नेपाल जाने के लिए आपको वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिया के जो आपके आईडी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये सब जो है आपका नेपाल में भी मान्य होता है। तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, जो कार ले जा रहे हैं वो, उस कार्स का आरसी पेपर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सभी जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आपको चाहिए नेपाल एंट्री करने के लिए। और तीसरी बात, जो बॉर्डर क्रॉस करने की टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में है। तो ये चीज़ भी अपने ध्यान में रखें कि आप 7 बजे से पहले जाएंगे तो बॉर्डर बंद होगा, आपको एंट्री अलाउड नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि आप 10 बजे का टारगेट बना के चलें। 10 बजे है तो आप कोशिश करें कि 8 बजे के आसपास ही बॉर्डर को क्रॉस कर जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो आप अगर केवल 10 बजे का टाइम अपने वो उसमें दिमाग में बैठा के रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप बॉर्डर पे खड़े रहे, भीड़ रहे, या फिर सर्वर डाउन हो जाए तो आपको बॉर्डर से ही वापस आना पड़ेगा। कोशिश करें इस टाइम फ्रेम के अलावा आप 2 घंटे का जो है वो गैप लेके चले तो आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो आपको वहां पे वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। आप इंडिया के जो आपकी आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, आराम से आपका काम इससे नेपाल में चला जाएगा। दूसरा, अब अगर आप बॉर्डर पहुंच गए तो फिर आपको क्या करना है। बॉर्डर पहुंचने के बाद अगर आप बॉर्डर से 10 किलोमीटर के दायरे में घूमना चाह रहे हैं, केवल कुछ मार्केटिंग करने गए हैं या कुछ काम से गए हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर जो है परमिट लेने की नहीं जरूरत है। एक आपको सुविधा शुल्क जमा करके फॉर्म फिल करना होगा, जो बहुत बेसिक अमाउंट होता है, 10 या 20 रुपए का सुविधा शुल्क आप जमा करके जा सकते हैं और आपको एक ही दिन में वापस आना होगा। आप 10 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर आपको नेपाल घूमना है, एक्सप्लोर करना है, तो हिसाब किताब बदल जाएगा। नेपाल का जो कस्टम ऑफिस है उसको भंसार ऑफिस बोलते हैं। उस भंसार ऑफिस से आपको परमिशन लेना होगा, परमिट बनवाना होगा। और परमिट का जो कॉस्ट आता है, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो पर डे का जो बाइक का कॉस्ट आएगा 150 नेपाली रुपीज आएगा। और अगर आप जाते हैं कार से तो उसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो 500 रुपीज नेपाली पड़ेगा। अब इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 150 रुपीज को 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 93.75 रुपीज आएगा इंडिया, यानी एक दिन का जो है आपका कॉस्ट पड़ेगा 93.75। उसी तरह 500 को आप अगर डिवाइड कर देंगे 1.6 से तो 312 के रुपए के आसपास जो है वो आ जाएगा। वो कार का पर डे का स्टे होगा। आप ध्यान रखिए कि आप जब भी भंसार ऑफिस से आप परमिट बनवाइए तो आप जितने दिन का आपने प्लान किया है, मान लीजिए आपने 5 दिन का प्लान किया है, तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके ही आप क्या करिए, परमिशन लीजिए। कारण यह है कि अंदर लैंडस्लाइड या तमाम ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से आपको जो प्लान है वो डिलेड हो सकता है। तो वैसे में आपको, अगर आप मान लीजिए पोखरा घूमने गए हैं या काठमांडू घूमने गए हैं, वहां पे आपका परमिट एक्सपायर हो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। आप पे इलीगल जो है एक्टिविटी करने का कार्रवाई हो सकती है, आपकी बाइक जो है वो सीज हो सकती है। तो तमाम जो है आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप एक्स्ट्रा डे का परमिशन लेके जाए ताकि ये प्रॉब्लम न आए।
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जैसे 5 दिन का प्लान किया और आपका प्लान जो है एक्सटेंड हो रहा है, तो जब तक आपकी परमिट वैलिड है उसके अंदर ही जाके आप जो पोखरा में, काठमांडू में जो बड़े शहर है वहां भी आपका कस्टम ऑफिस है, वहां जाके भी आप अपने परमिशन को एक्सटेंड करवा सकते हैं। वहां पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है कि वहां का जो भंसार ऑफिस का जो फॉर्म होता है वो प्योर नेपाली में होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सामने छोटी छोटी दुकानें हैं जहां आप जाकर एक 100 रुपीज के आसपास का वो पेमेंट लेते हैं, वो पूरा का पूरा फॉर्म भर के आपको दे देंगे। आप उसको जाके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ में एक ओरिजिनल आरसी पेपर लगेगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस लगेगी और आपके बाइक की फोटो या आपके कार की फोटो जो है वो दिखानी पड़ेगी। वहां से एक जो ऑफिसर होता है वो देखता है कि आपकी बाइक सामने खड़ी है कि नहीं, क्योंकि सामने की जो प्रीमाइस है उसी में आपकी अपनी बाइक या कार को खड़ी करनी होती है ताकि वो देख सके कि हाँ ओरिजिनली जो है वो फिजिकली वो कार वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर से निकल रहे होते हैं तो दूसरे बंदे को भेज देते हैं कि भाई तू जा मेरी फॉर्मेलिटी करा दे और मैं कार की फोटो दे देता हूँ और फोटो दिखा देना, बोल देना कि बाइक यहाँ पे खड़ी है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसर जो है वहां पे जाके देखता है कि आपकी बाइक प्रेजेंट है कि नहीं, और मैक्सिमम टाइम जो वो चाहते हैं कि आप प्रीमाइसेस में ही खड़ी करें, दूर न खड़ी करें। लेकिन भीड़ भाड़ में कई बार ऐसा हो जाता है कि बाइक या कार जो है काफी दूर खड़ी करनी पड़ती है। तो आप ध्यान रखें कि आप खुद जाके आपकी कार या बाइक वहां प्रेजेंट रहे तभी आप परमिशन लीजिए, क्योंकि अगर छोटी सी गलती की वजह से आपको जो है प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। अब भंसार परवाने के बाद आपको बॉर्डर पे ही काफी सारी दुकानें हैं, वहां पे अपने कुछ करेंसी जो आपको जरूरत हो कैश में ले लीजिए। जो बड़े शहर हैं, बड़ी दुकानें हैं, रोड पे जो दुकानें हैं वो इंडियन नोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब इंडियन 500 रुपीज, 100 रुपीज जो भी आप देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आप थोड़ा रिमोट एरिया में अगर जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो इंडियन नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको नेपाली रुपीज ही चाहिए। आप 100 रुपीज देंगे तो 160 रुपीज आपको नेपाली मिलेगा, मतलब 1.6 टाइम्स जो है उसको करके वो नेपाली करेंसी आपको दे देंगे। वहां पे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ में आपको नेटवर्क के लिए वहां पे आपको सिम मिल जाती है, जो सबसे कॉमन होती है वो एनसेल होती है। 300 से लेके 500 में आपको 2 से 3 GB डाटा और बाकी बात करने को आपको मिल जाएगा। आपका आधार कार्ड, इंडियन आधार कार्ड या इंडियन वोटर कार्ड से आपको आसानी से वहां पे सिम मिल जाएगा। तो आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा लें बॉर्डर पे और एक नेटवर्क में रहने के लिए आप सिम लें। कोशिश करें कि मैक्सिमम पैसा जो है आप कैश में लेके जाएं, क्योंकि वहां पर अगर एटीएम में आप इंडियन एटीएम कार्ड को यूज करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन लगभग 400 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर 4-5 बार ने आपने 2000 जरूरत पड़ी, 4000 जरूरत पड़ी, ऐसे छोटे छोटे करके कई बार आपने पैसा निकाला तो हर बार आपके 400 रुपए चले जाएंगे, तो काफी आपको लॉस हो जाएगा। अब अगर आप नेपाल के अंदर पहुंच गए, सब कुछ आपका अच्छे से हो गया, गलती से आपका जो पास है, जो परमिट है, उसका एक्सटेंशन आप नहीं करवा पाए, तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम बहुत कुछ हो सकता है। आपकी बाइक सीज हो सकती है, आपको इलीगल और स्मगलिंग के केस में जो है आपको जेल जाना पड़ सकता है और बहुत सारा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होता है कि बाइक सीज करके जो कस्टम वाले हैं उसको फिर ऑक्शन में उसको बाइक को वहां पे बेच देते हैं। इसके अलावा आपको हेवी फाइन देना पड़ सकता है, जितने की आपकी बाइक नहीं है उससे ज्यादा आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि आप पूरे जो फॉर्मेलिटी होता है, पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर करके अपने पास रखें और जो पास का एक्सटेंशन पहले से ही करवा के रखें। तो अब बात करते हैं रिटर्न करने का। रिटर्न होते समय आप ध्यान रखिए कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करने की टाइम है, जैसे 10 बजे टाइम है, तो आप ऐसा नहीं कि 10 बजे का टारगेट बना के वहां से चलो। आप कोशिश करो कि आप जल्दी निकलो। आपको मतलब कि पोखरा से निकल रहे हैं, आपको पता है बॉर्डर पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगेंगे, तो आप ऐसा ना करो कि 2 बजे निकलो और डायरेक्ट 9 बजे का टारगेट बना के चलो, तब तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। आप सुबह ही निकल लो, आप 3-4 बजे तक बॉर्डर क्रॉस कर लो, ज्यादा वेट करने का कोई मतलब है नहीं। तो ये चीज ध्यान रखें, नहीं तो पूरी रात आपको बॉर्डर पे ही गुजारनी पड़ सकती है। कई प्रॉब्लम आ सकते हैं, रास्ते में आपको जाम हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कत हो सकती है, ट्रैफिक की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है।